हम करेंगे गैंग्रीन कहानी के गद्यांश। पहला है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। लेखक अपनी दूर की रिश्तेदार की बहन मालती को मिलने के लिए उसके घर दोपहर के समय पहुंचता है। मालती अपने पति डॉक्टर के साथ किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रही थी। लेखक ने जो ही मालती के आंगन में प्रवेश किया तो उसे लगा कि इस सूने आंगन में किसी शाप की छाया मंडरा रही है, यानी कि उसके ऊपर किसी दुर्भावना की छाया मंडरा रही है। वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा छाया हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह स्पर्श करने योग्य भी नहीं था। अकथ्य होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, और अस्पर्श्य होता है जिसे छुआ ना जा सके, और प्रकम्य क्या होता है, कांपता हुआ। यानी कि उसके जो मालती है उसके घर का वातावरण कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत ही ज़्यादा अभिशाप की छाया छाई हुई है, और जिसका क्या कर रहे छाया, वो अभिशाप की छाया बुरी तरह छाई हुई है, और जो लेखक है अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। और वहाँ पर क्या है, बोझिल और प्रकंपित सा सन्नाटा छाया हुआ था। कहने का भाव यह है कि जो चहल पहल की वह प्रसन्नता की झलक एक गृहस्थी के घर में होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। लेखक कहते हैं कि जैसे ही उसने घर के आंगन में मेरी आहट सुनी, उसी समय मालती घर से बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जाग सी और फिर पूर्वत हो गई। वो कहते कि जैसे ही मालती ने मुझे देखा, लेखक को देखकर वह पहचान कर, और उसका जो चेहरा था मुरझाया हुआ था, लेकिन उसने लेखक को जैसे ही देखा तो उसके अंदर एक मधुर चेतना सी जागी, अर्थात वह थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुई और फिर दोबारा से गंभीर हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो गया। मालती ने लेखक को अंदर आने के लिए कहा और वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही भीतर की ओर चली गई। लेखक बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसमें विशेष क्या है, लेखक ने मालती के घर के सन्नाटे और सूनेपन से युक्त वातावरण का उल्लेख किया है। मालती की निराशा मनोदशा का परिचय भी दिया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है। भाषा का प्रयोग पूर्वतः विषयानुकूल किया गया है। दूसरा है, मालती मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। लेखक ने मालती और अपने संबंध में बताया है कि मालती उसकी दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु वे दोनों छुटपन से ही इकट्ठे पढ़े और खेले हैं। हम बचपन से इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं।
लेखक कहते हैं कि हम दोनों बचपन से ही इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे ही खेले हैं और इकट्ठे ही पढ़े हैं और इकट्ठे ही हमारी पिटाई हुई है और हमारी पढ़ाई भी बहुत ही इकट्ठे सी हुई थी और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। सख्य होता है मित्र और स्वच्छंदता होता है अपनी इच्छा अनुसार या स्वतंत्र। वो कहते कि हम बचपन के दोस्त थे उसमें क्या है कि वे दोनों बचपन से इकट्ठे खेलते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, इकट्ठे पीटते थे और वो दोनों इकट्ठे ही रहते थे। स्कूल भी इकट्ठे जाना, घर पर भी अनेकों बार शरारत करनी, पढ़ाई न करने के कारण इकट्ठे पीटे छीटे, सब कुछ वो क्या था, उनका जो मित्रता थी बहुत गहरी थी। और वो क्या करते थे कि फिर क्या लेखक कहते कि उन दोनों में परस्पर व्यवहार में बड़ी स्वतंत्रता थी और दोनों में ही मनमानी ही रही है। वे दोनों भाई बहन होने के अधिकार की भावना और छोटे बड़े होने के बंधन में नहीं पड़े। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं पड़े। लेखक कहते हैं कि ना तो वो ये था कि उनके में कोई छोटा बड़ा है और ना ही ये था कि उनके ऊपर एक दूसरे के जैसे भाई बहन के ऊपर अधिकार जमाता, वो भी उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी। वे सदा ही एक दूसरे को अपने बराबर का हिस्सेदार समझते थे, यानी कि वो आपस में ये समझते थे कि हम एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसमें विशेष है कि लेखक ने अपने और मालती के संबंधों का क्या किया है, परिचय दिया है कि मालती और मेरा क्या संबंध है। बचपन की यादों को उसने उकेरा है, बचपन की यादों को याद किया है। भाषा बहुत ही सरल और भावानुकूल है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, काफ़ी देर मौन रहा। लेखक 4 वर्ष पश्चात मालती से मिलने के लिए उसके घर जाता है। मालती अब एक विवाहिता है और एक बच्चे की माँ है। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात नहीं की, यह ही नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह अबाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से ही नहीं होना चाहिए। लेखक 4 वर्ष के पश्चात मालती को मिलने के लिए घर जाता है। मालती एक विवाहिता है और एक बच्चे की माँ भी। वह लेखक के आने पर उसे विवाह से पूर्व की स्वच्छंदता से नहीं मिलती, अपितु बहुत ही मौन भाव से उसे बिठाती है और स्वयं भी अपने बेटे को लेकर नीचे बिछी दरी पर बैठ जाती है। लेखक बातचीत जारी रखने के लिए या फिर उस वातावरण के खालीपन को भरने के लिए बच्चे का नाम पूछता है। मालती बच्चे का नाम बताकर बाहर आंगन की ओर देखने लगती है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक कोई बातचीत नहीं होती। एक अजीब सा मौन छाया रहा। थोड़ी देर का मौन तो स्वाभाविक था और आकस्मिक भी था, क्योंकि विवाह होने के पश्चात लड़कियों में परिवर्तन आ जाता है। किंतु मालती का बहुत देर तक मौन बना रहना लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक चाहता था कि मालती भी उसके विषय में कुछ पूछे। उसके बाद लेखक को ध्यान आया कि मालती ने
उससे कोई बात नहीं की। ऐसा क्यों? उसने तो यह भी जानने की चेष्टा नहीं की कि वह कैसा है और यहाँ कैसे आया है। वह चुप बैठी हुई थी। क्या विवाह के 2 वर्ष बाद ही वह बीते दिनों को भूल गई, या वह मुझे एक विशेष अंतर पर रखना चाहती है, अर्थात उसके और लेखक के बीच फासला बनाए रखना चाहती है, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है। लेखक कहता है कि या तो वो जो हमने बचपन के दिन बिताए थे वो उनको भूल गई है, या फिर हमारे दोनों के बीच वो फासला बढ़ाना चाहती है। उसके बाद लेखक को ध्यान आया कि मालती ने तो कोई बात ही नहीं की। ऐसा क्यों? उसके विषय में कुछ नहीं पूछा तो, और वह चुपचाप बैठी रही। लेखक यह अनुभव करता है कि विवाह पूर्व जैसी अबाध स्वतंत्रता नारी जीवन में नहीं हो सकती, किंतु मालती उसकी रिश्ते की बहन व सखी रही है। दोनों का बचपन साथ साथ बीता है, इसलिए उनके बीच ऐसा मौन और अजीबपन की भावना नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव है कि लेखक चाहता था कि मालती उससे अपनेपन का व्यवहार करे, किंतु मालती द्वारा ऐसा ना किए जाने पर लेखक का ऐसा सोचना उचित प्रतीत होता है। इसमें विशेष है कि विवाह के पश्चात नारी जीवन में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। नारी के विवाह पूर्व जीवन की सोच और विवाहोपरांत की सोच में अंतर आना स्वाभाविक है। लेखक मालती से वैसा ही व्यवहार चाहता है जो विवाह से पूर्व था, किंतु ऐसा ना होने पर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अगला है, फिर भी मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। फिर भी मैंने देखा, लेखक कहता है कि मैंने मालती के घर 4 वर्ष पश्चात मिलने जाता है, किंतु मालती ने उसके वहाँ जाने की विशेष खुशी प्रकट नहीं की। मालती की आंखों में एक विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कुछ चेष्टा कर रहा हो। यानी कि मालती के जो व्यवहार था, लेखक कहता है कि जैसे मालती का व्यवहार उसके विवाह से पूर्व था, अब उसका व्यवहार बदल चुका है। ऐसे व्यवहार से लेखक को लगा कि वह उसे कुछ विशेष अंतर पर रखना चाहती है, यानी कि उससे वो अब फासला बनाना चाहती है। लेखक यह पूछने पर कि वह मेरे आने पर विशेष प्रसन्न नहीं हुई, किसी बीती हुई बात को याद करने को, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, लेखक कहता है कि मैं उसको बार बार याद, जो बीता हुआ समय था उसकी याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करना चाहता हूँ। यानी कि मैं उसको बीती हुई यादों को फिर से ताज़ा करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो क्या है कि वह तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, कुछ देर के लिए तो खुश हुई, लेकिन फिर दोबारा से एक चुपचाप होकर बैठ गई। लेखक पुनः उसकी ओर देखता है तो पाता है कि वह उसकी ओर एकटक देख रही थी, किंतु जैसे ही उसकी किसी टूटे हुए वार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। लेखक कहता है कि मुझे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी टूटे हुए टहनी से पत्ते गिर जाते हैं, उसी तरह का व्यवहार उस लेखक महसूस कर रहा है मालती के द्वारा। क्योंकि मालती सिर्फ लेखक को क्या कर रही है, ना तो कोई जवाब दे रही है, वो उसके सामने सिर्फ एकटक होकर देख रही है। अद्भुत सा उसका आंखों का जो भाव है, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो,
किसी बीती हुई बात को याद करने की, अर्थात बीती बातों या जीवन को पुनः स्मरण करने का प्रयास कर रही हो। लेखक को मालती की आंखों में उभरे भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने का प्रयास कर रहा हो, या फिर किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहा हो, किंतु उसमें वह सफल न हो पा रहा है। वैसे ही जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए गए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने का प्रयास करे, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए गए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता नहीं है। लेखक कहता है कि जैसे कोई हमारा शरीर का अंग बिल्कुल जर्जर हो गया और हम उसे बार बार उठाने की कोशिश करें लेकिन वह नहीं उठाया जा सकता। चीर विस्मृति में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। कहता है कि जिस तरह कोई हमारा शरीर का अंग अगर विखंडित हो गया हो और हम उसे बार बार उठाने की कोशिश करें तो वह उठ नहीं पाएगा, उसी तरह से आज मालती का जीवन हो गया है। और लेखक कहता है कि कुछ देर तक भूल जाने के कारण मानो वह मर सा गया हो, उसे थोड़े से बल से उठाया नहीं जा सकता। फिर भी किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मरे हुए जानवर का शरीर बांध दिया जाए गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे किंतु उतार नहीं सकता। ठीक उसी तरह मालती का जीवन हो गया है। मालती ऐसी ही हो गया जिस तरह से हम किसी अंग को, जो हमारा अंग जर्जर हो गया, उसको उठाने की कोशिश करता है, ठीक मालती का जीवन भी उसी तरह का हो गया है। वह विवाह के पश्चात ऐसा स्वच्छंदतापूर्ण व्यवहार करना मानो भूल गई हो और अब लेखक को देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहती हो परंतु नहीं कर पा रही हो। विशेष इसमें लेखक ने मालती की मनोदशा का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संपूर्ण उल्लेख नारी मनोविज्ञान के अनुकूल है। सभी उदाहरण अत्यंत सटीक और सार्थक हैं। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। कल फिर हम इसी समय दोबारा से मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।